प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र, जिसका नाम है प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत महत्वपूर्ण विचारक मनु के राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विचार है उनकी चर्चा करूंगी। मनु स्मृति में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विवरण मिलता है उससे यह अनुमान होता है कि मनु ने राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वैसे राज्य की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हमें पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन मनु ने जिस राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का वर्णन किया है वो मूलतः दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत कहलाता है। मनु ने ये कहा कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण समाज या संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। और मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। इस तथ्य से ये व्यक्त होता है कि मनु ने प्रसंग के अनुसार राजा और राज्य को पर्यायवाची शब्द के रूप में प्रयुक्त किया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनु शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं करते। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की भयावह अवस्था की कल्पना करके यह स्पष्ट कर दिया है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के अस्तित्व में आने से मानव समुदाय शासक एवं शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। तो मनु के कथनों का तात्पर्य है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती और इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। मनु ने यह भी स्पष्ट किया कि राजा अपनी सत्ता में अग्नि, वायु, सूर्य, यम, कुबेर और इंद्र आदि देवों की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, अतः उसका प्रभाव अक्षुण्ण है। मनु ने यह भी कहा कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण राजा तेज से सब जीवों को अभिभूत करता है। राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है, अतः पृथ्वी पर भी इसे देखने में समर्थ नहीं है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उपयुक्त प्रसंगों में मनु ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया, अतः राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग द्वारा मनु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और ये किसी भी व्यक्ति के लिए संभव भी नहीं है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए मनु ने यह चेतावनी दी कि अग्नि असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राजाग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को ही जला देती है। मनु ने राजा शब्द को राज्य के संस्थागत अर्थ में प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि शक्ति व प्रभाव वस्तुतः शासन के पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ही नहीं अपितु राज्य सत्ता का है। मनु ने यह कहा कि साधारण मनुष्य मानकर राजा के पद पर प्रतिष्ठित बालक का भी कोई व्यक्ति अपमान न करे, क्योंकि यह वस्तुतः मनुष्य के रूप में स्थित दैवीय शक्ति का ही प्रतिनिधि है। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का व्यवस्थित विवेचन तो नहीं किया, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत मनु इस आग्रह के साथ व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतर व श्रेष्ठतर होता है। मनु शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए मनु द्वारा राज्य संस्था के साथ जो दिव्यता संयुक्त की गई है वह राज्य सत्ता की दिव्यता है, राजा की नहीं। तो मनु ने राजा को केवल ऐसे अभिकर्ता के रूप में चित्रित किया है जो निर्धारित उद्देश्यों के लिए दिव्य सत्ता का समय विशेष पर उपयोग करता है। मनु स्मृति में राजा की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्वों के विभिन्न पक्षों के रूप में प्रभावित या परिभाषित किया गया है। मनु ने शासक के दिव्य गुणों को उसके दायित्वों के रूप में व्यक्त करते हुए दिव्य व्रतों की संज्ञा दी और ये कहा कि इन दायित्वों को अपने शासकीय आचरण में घटित होने की या घटित करने की अपेक्षा राजा करे। मनु की यह परिभाषा या यह बात बहुत महत्वपूर्ण है
उन्होंने ये कहा कि जैसे इंद्र वर्षा करता है, उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य 8 मासों में किरणों के द्वारा जल का हरण करता है, किंतु बदले में वह समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है, इसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्व की पूर्ति के लिए ही प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। तो जिस प्रकार वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, उसी प्रकार राजा या शासक को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए। इसी तरह यमराज समय आने पर प्रिय अथवा अप्रिय सबके प्राण ले लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने पर प्रिय और अप्रिय सबको दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार बंधन के योग्य पुरुष वरुण के पाश में कठोरता से बंध जाता है, उसी प्रकार वरुण व्रत को धारण करते हुए राजा को विधि के उल्लंघनकर्ताओं का निग्रह करना चाहिए। और इसी तरह मनु बताते हैं कि जिस प्रकार एक परिपूर्ण चंद्रमा को देखकर मनुष्य हर्षित होते हैं, उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण किए हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि प्रजा एवं सभी प्रकृतियां उसे देखकर हर्षित हो। अग्नि व्रत को धारण करते हुए राजा को अग्नि की भांति ही प्रचंड तथा असह्य तेज को धारण किए हुए अपराधियों व दुष्ट मंत्रियों आदि का वध करना चाहिए। तो जिस प्रकार पृथ्वी सब प्राणियों को समान भाव से धारण करती है, उसी प्रकार पृथ्वी व्रत का पालन करते हुए राजा को भी समस्त प्रजा का समान रूप से पालन करना चाहिए। तो इस तरह से मनुस्मृति राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिव्यता का उल्लेख करती है, किंतु उसके उल्लेख मात्र को राज्य की दैवीय उत्पत्ति के व्यवस्थित सिद्धांत की संज्ञा दिया जाना भी उचित नहीं है। तो वस्तुतः मनुस्मृति में राज्य की सत्ता को अति मानवीय व दिव्य मानते हुए इस दिव्यता को शासक के लोक कल्याणकारी का दायित्वों की पवित्रता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। संप्रभुता का आधार मनु ने दंड और धर्म को बताया है, क्योंकि मनुस्मृति में राज्य को धर्म और या धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। मनुस्मृति में धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियमों, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के सकारात्मक दायित्वों तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग करते समय शासक से अपेक्षित मर्यादाओं आदि को सम्मिलित करना जरूरी माना गया है। मनुस्मृति में धर्म और राज्य के परस्पर निर्भर माना गया है। राज्य धर्म पर निर्भर है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के प्रवर्तन के लिए है। धर्म राज्य पर निर्भर है, क्योंकि राज्य के संस्थागत माध्यम के बिना धर्म का सुरक्षित रहना असंभव है। धर्म के नैतिक बल को व्यवहार में लागू करने के लिए किसी भौतिक अवलंब की या सहारे की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में दंड को ऐसी भौतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो धर्म को बाध्यकारी रूप में प्रवर्तित कर सके। राज्य को इस बाध्यकारी बल के प्रयोग के लिए अधिकृत किया गया है। मनुष्य या मनुस्मृति में दंड को केवल भौतिक बल का पर्यायवाची नहीं माना गया है। तो मनु के अनुसार भौतिक बल के साथ 3 तत्व संयुक्त होकर उसे दंड का रूप प्रदान कर सकते हैं। पहला, नैतिक प्रयोजन, जिसके लिए या जिसके बल का प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है। दूसरा है एक प्राधिकृत निकाय, जो नैतिक प्रयोजन के लिए भौतिक शक्ति के प्रयोग के लिए उत्तरदायी हो। और तीसरा है यह भौतिक बल मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिसे कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती देने में सक्षम नहीं हो। तो वस्तुतः मनुस्मृति में धर्म और दंड को सम्मिलित रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है तथा शासन को उस संप्रभु शक्ति के प्रयोग द्वारा प्रजा के नैतिक, भौतिक एवं पारलौकिक
कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत और दायित्वबद्ध किया गया है। मनु स्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता स्वीकार किया गया और राजा को दंड का स्वामी ही नहीं अपितु अभिकर्ता मात्र मानती है, जो कि धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है। मनु ने स्पष्ट किया कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। मनु की यह स्पष्ट चेतावनी है कि दंड का दुरुपयोग करने पर यह दंड ही राजा को नष्ट कर देता है, और इस चेतावनी से यह मंतव्य स्पष्ट है कि राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है। राजा को दंड के अधीन मानकर मनु ने राज्य और शासक के मध्य अंतर को भी स्पष्ट कर दिया है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो भी राज्य के बारे में विचार दिए हैं, वो राज्य या राजा को संप्रभु तो मानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने राजा को निरंकुश नहीं माना, उसको विभिन्न दायित्व सौंपे हैं और उन दायित्वों का पालन कर राजा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में भी मनु ने जिक्र किया है। मनु ने राज्य के घटकों के लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया एवं राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की। ये 7 हैं, जैसे स्वामी या राजा, मंत्री, पुर या किला, राज्य, कोष, दंड। दंड में राज्य की चतुरंगिनी सेना अर्थात हैदल, गजदल, रथ दल एवं पदाति सेना सभी को शामिल किया गया है। और इसी तरह से अंतिम जो है सप्तांग सिद्धांत का अंग है मित्र। तो मनु ने सप्तांग सिद्धांत दिया है राज्य का और उसमें इन 7 के बारे में बताया। स्वामी अर्थात मनु ने राज्य को स्वामी की संज्ञा दी है तथा नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए आवश्यक माना है। दूसरा उन्होंने मंत्री बताया, तो उन्होंने ये कहा कि राज्य का कार्य कुशल मंत्रियों के बिना नहीं चलाया जा सकता। और पुर का अर्थ राज्य की ऐसी राजधानी से है जो भली भांति सुरक्षित हो। तो मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कई तरह के दुर्गों के बारे में बताया, जैसे धन दुर्ग है, मही दुर्ग है, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, मनुष्य दुर्ग, गिरि दुर्ग आदि। राज्य चौथा अंग है, जिसमें राज्य के अंगों में एक अंग के रूप में मनु द्वारा राज्य का उल्लेख कुछ भ्रम उत्पन्न करता है। वास्तव में मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग जनपद के अर्थ में किया है। इस प्रकार मनु ने राज्य में राज्य की सीमाओं के अधीन आने वाली भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता को सम्मिलित किया है। कोष, राज्य में शासन के पास एकत्रित धन को मनु ने कोष का नाम दिया है और मनु की मान्यता है कि राजा के पास समुचित मात्रा में कोष होना जरूरी है, जिससे प्रजा सुरक्षित रह सके और प्रजा के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्य भी किए जा सकते हैं। दंड या सेना के बारे में भी बहुत जरूरी और एक महत्वपूर्ण अंग बताते हुए मनु ने ये कहा कि राज्य की सुरक्षा के लिए दंड या सेना बहुत आवश्यक है। मनु ने सेना के अनेक अंगों जैसे हस्ती सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना, पदाति सेना आदि का भी उल्लेख किया है। और इसी तरह से 7वां अंग मित्र के रूप में बताया उन्होंने। तो मनु ने मित्र को राज्य के आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार करके 2 तथ्यों की ओर संकेत किया है। पहला तो यह है कि कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता और उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने होते हैं। और दूसरा यह है कि राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों के संबंध मैत्रीपूर्ण रहें। इस प्रकार मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर राज्य द्वारा शांति की नीति अपनाए जाने की आवश्यकता स्पष्ट की है। तो राज्य की प्रकृति के बारे में, चाहे राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु के जितने भी हम विचार पढ़ते हैं, वो राजनीति विज्ञान में
बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उपयोगी हैं। धन्यवाद।